हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12 नवंबर की मुख्य खबरें पढ़ेंगे। आज दीपावली भी है, तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। तो हम पहला टॉपिक आज देखेंगे, वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2023। भूटान के राजा की भारत यात्रा। भारत आटा, जो भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है, ये सस्ते दामों पर आटा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के बारे में पढ़ेंगे। भारत ने फिलिस्तीन में इजराइल बस्तियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अभी पिछली बार जब मतदान हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद जो चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए एक मतदान हुआ था, उसमें भारत ने अपने आप को वोटिंग से दूर रखा था। लेकिन इस बार भारत ने जो ये फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। ठीक है, तो हम इनको सभी को विस्तारपूर्वक जानेंगे। वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट आई है 2023 की। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? WHO ने अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों का पता लगाने में सुधार को लेकर शानदार प्रगति की और टीबी कार्यक्रम पर कोविड-19 का प्रभाव भी देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दे दी है। जो भारत ने ये बताया था कि हमने इतना प्रतिशत कम कर लिया है, उसको WHO ने प्रूव कर दिया है इस रिपोर्ट में। हाँ, ये ठीक है। वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दुगनी है। जो पूरे विश्व में जो टीबी के दर के मामले गिर रहे हैं, उससे दोगुनी रफ्तार से भारत में गिर रहे हैं। उपचार कवरेज में सुधार, अनुमानित टीबी मामलों के 80% तक पहुंचा। पिछले वर्ष की तुलना में 19% की बढ़ोतरी हुई। निक्षय मित्र अभियान के तहत विशिष्ट प्रगति दर्ज की गई। जो निक्षय मित्र अभियान चल रहा है, ये भारत में टीबी की रोकथाम के लिए चल रहा है, तो इसमें भी भारत ने महत्वपूर्ण सुधार किया है। यूट्यूब पर भूटान के राजा की भारत यात्रा। भूटान के जो हाल ही में भूटान के राजा थे, उन्होंने भारत की 10 दिन की यात्रा की विदेश मंत्रालय के अनुसार भूटानी राजा ने 3 से 10 नवंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग का रिश्ता है। गुवाहाटी में भूटान नरेश सीधे कामाख्या मंदिर गए। यहाँ उन्होंने पारंपरिक बौद्ध वस्त्र पहने। नरेश ने गर्भगृह में प्रार्थना की और मंदिर की परिक्रमा भी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और अनुकरणीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। यह यात्रा भूटान और चीन द्वारा अपने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए नए सिरे से प्रयास के बीच हो रही है। तो जो भारत भूटान के संबंध है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अब आगे हम जानेंगे भारत भूटान के संबंध क्या है। भारत भूटान के बीच संबंध एक अनूठा और विशेष संबंध का है। यह संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों के एक लंबे इतिहास पर आधारित है। भूटान अपने छोटे आकार के बावजूद दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों में भारत के लिए भूटान एक प्रमुख भागीदार रहा है। भारत और चीन के लिए भूटान एक बफर राज्य भी है, बफर स्टेट भी है। भारत भूटान का सबसे करीबी सहयोगी रहा है। भारत ने भूटान की संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। भारत भूटान को बहुत तरह की सहायता प्रदान करता है, वहाँ पे मिलिट्री सहयोग प्रदान करता है और उसकी पूरी सुरक्षा भी करता है ना। 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी ज़मीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वादा भी किया है। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग है। ये जो मंदगेच्चू जल विद्युत परियोजना चल रही है, मदगेच्चू, ये भूटान पर ही चल रही है, भूटान देश में चल रही है। इस सहयोग के तहत भारत जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूटान को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बदले में भारत भूटान से सस्ती बिजली आयात करता है। भारत और भूटान ने शांतिपूर्ण स्थिति को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।
इस संधि के मुताबिक भारत सरकार भूटान के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि ये भूटान सरकार को उसके बाहरी संबंधों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। जो भारत क्या है, जो भूटान के एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, जो विदेश नीति है, उसके निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है भारत आटा। भारत आटा क्या है? दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र ने सोमवार को भारत आटा ब्रांड नाम से देश भर में 27.50 ₹27.5 प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं के आटे की बिक्री औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। भारत आटा सहकारी समितियों, नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। तो ये भारत आटा के बारे में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। लाभार्थियों को यह अनाज फ्री में मिलता है। केंद्र सरकार ने इसे पहले 30 जून 2020 को शुरू किया था। उसके बाद कई मौक़ों पर इसे बढ़ाया जा चुका है। अब ये योजना दिसंबर 2023 में, यानी दिसंबर 2023 में अगले कुछ सप्ताहों में समाप्त होने वाली थी। अब ये 5 साल के विस्तार के बाद लोगों को दिसंबर 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। मतलब इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है, 5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभान्वित करने की इस योजना का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2013 से शुरू हो चुका है। अब ये जो लास्ट हमारी खबर है, भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि भारत ने जो अपनी रिसेंट फॉरेन पॉलिसी है उसमें इजराइल के समर्थन में बहुत सारी बातें कही है, लेकिन इसमें जो वोटिंग हुई इसमें भारत ने फिलिस्तीन का पक्ष दिया है। भारत उन 145 देशों में शामिल था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें पूर्वी यरूशलेम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में, जो गोलान हाइट्स है वहाँ सीरिया की, में निपटान की गतिविधियों की निंदा की। मसौदा प्रस्ताव को गुरुवार जो 9 नवंबर को मंजूरी दी गई। संयुक्त राष्ट्र का मसौदा प्रस्ताव शीर्षक था पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां। ये एक शीर्षक था, भारी बहुमत से पारित किया गया। 7 जो देश थे, कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, नाउरू, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और 18 देश इसमें अनुपस्थित रहे। इसमें ये महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और वो अन्य बहुत सारे मुद्दों पर भी इजराइल का समर्थन करता आया है। ठीक है। नेक्स्ट, पिछले महीने भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था, क्योंकि इसमें आतंकवादी समूह हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखना शीर्षक वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत से अपनाया गया, जिसमें 120 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, 14 ने इसके खिलाफ किया था और 25 देशों ने मतदान नहीं किया। 45 देशों ने मतदान नहीं किया था और इन 45 देशों में भारत भी शामिल था। भारत ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें हमास का कोई जिक्र नहीं था, जो एक मतलब इसमें एक आतंकवादी, मतलब बहुत सारे देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत सारे देश जो डेवलप्ड कंट्री हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, फ्रांस। तो इसमें हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बताया गया था, इसलिए भारत ने भी इसका समर्थन नहीं किया और वोटिंग से दूर रहा। ठीक, तो ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। अगर आपको इस संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
इसके लिए वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।